क्या आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ लोकेटेड है? आई गेस पता होगा, पर स्ट्रेट्स जितने होते हैं, उनको लेकर इतनी मारामारी क्यों है? हर कोई क्यों चाहता है उन्हें कंट्रोल करना? समुद्र में चोक पॉइंट्स क्या होते हैं? उनकी क्या रेलेवेंस है? क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम समझेंगे स्ट्रेट्स क्या होते हैं, ग्लोबल चोक पॉइंट्स क्या होते हैं और दुनिया में ट्रेड कैसे मूव करता है, पूरा का पूरा एक मैप के ऊपर। सबसे पहले समझिए न्यूज जो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि थाईलैंड एक बाईपास बना रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास से, ताकि उसको मलक्का क्रॉस न करना पड़े। सुएज कनाल को पार करने के लिए इजराइल एक नया रूट बनाने की तैयारी में था, बेन गुरियन कनाल। तो ये कनाल, ये स्ट्रेट और इस्थमस, ये सब क्या होता है जरा जानते हैं इस वीडियो में वर्ल्ड मैप के थ्रू कि क्या पूरी कहानी है, कैसे ट्रेड दुनिया का मूव करता है और क्यों चाइना, अमेरिका और दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं वो आपस में कंपीट कर रही हैं इन एरियाज पे कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मान लो आप दुनिया में कहीं भी जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे। आपको अगर अपने घर से स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है तो आप एक रूट लेते हो, ठीक है। वहां पर कुछ ऐसी जगह होती है जहां बहुत कंजेशन होता है, कोई चौराहा हुआ या कोई ऐसा इलाका हुआ जहां जगह कम है लेकिन सबको वहां से मूव करना ही है। वो जगह होती है चोक पॉइंट, जहां से मूवमेंट अगर घट जाए तो ट्रैफिक जाम लग जाता है। अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा घट जाए तो गाड़ियां मूव नहीं कर पाती। ठीक उसी तरह ग्लोबली दुनिया में व्यापार होता है। हजारों शिप्स, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ जो मर्चेंडाइज है मूव करती हैं, आपके कपड़े, गाड़ियां, इतना कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वो दुनिया से ही तो होगा, समुद्र के रास्ते ही होगा, क्योंकि फ्लाइट से चीजें बहुत महंगी होती हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मूवमेंट होता कैसे है। इस मूवमेंट को समझने के लिए हम पहले ग्लोबल मैप को एक देखते हैं। इस मैप को देखिए, ये कोई एक समुद्र का किनारा सा दिख रहा है आपको। ग्लोबल एक व्यू है अर्थ का अंतरिक्ष से। यहां पर आपको वाटर बॉडीज दिख रही हैं और पूरी दुनिया में बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं। असल में अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको जमीन से जाना पड़ेगा या समुद्र से जाना पड़ेगा, लेकिन धरती का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कहीं कहीं जमीन आपस में जुड़ी हुई नहीं है और कहीं कहीं समुद्र भी आपस में जुड़े नहीं हुए हैं। इसीलिए दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है स्ट्रेट और एक होता है इस्थमस। आइए समझते हैं क्या चीज है। पहले देखिए एक वर्ल्ड मैप। ये दुनिया आपको दिख रही है, ठीक है। यहां पे अगर आपको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है आप सीधा पहुंच जाओगे, ठीक है। इंडिया से पाकिस्तान जाना है, रशिया जाना है, चले जाओगे, लैंड रूट है। लेकिन कई ऐसी जगह होती हैं जहां जमीन के बीच में समंदर का हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट, और जो बहुत पतला सा होता है। जैसे यहां दिख रहे हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, आगे बीच में गैप है और उस गैप को कहते हैं हम स्ट्रेट। जैसे आप इस जगह को देखिए, यहां दो जमीनी हिस्से हैं बड़े बड़े, आपस में एक वाटर बॉडी पास हो रही है जो पतली सी वाटर बॉडी है जमीन के मुकाबले, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेट। तो अगर कोई अपना शिप लेके यहां से आ रहा है जिसपे उनका अरबों का सामान है, पेट्रोलियम है या खाना है, तो यहां से उन्हें पास करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां दुनिया के हर देश यहां से पास करेगा तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहेगी। और कोई पुलिस वाला यहां आके खड़ा है अगर, जैसे नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए पर होता क्या है, जो ऐसे ट्रैफिक पॉइंट्स होते हैं जहां बहुत सा ट्रैफिक मूव करता है, वहां ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ जो होते हैं करप्ट, वो क्या करते हैं, वो चालान काटने के बजाय आपसे रिश्वत ले लेते हैं या फिर कहेंगे भाई आपकी गाड़ी पुरानी है, चालान भरो। तो सबको वहां पे थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति की वहां पोस्टिंग है उसके पास बहुत फायदा है। ठीक उसी तरह जो भी स्ट्रेट होते हैं दुनिया के, जहां बहुत सारा ट्रेड चलता है, जहां से शिप्स पास होते हैं, उनके पास जो कंट्रीज होंगी उनके पास एडवांटेज रहेगा कि भाई ये इलाका तो हमारे पास है, गुजरना तो यहीं से है, तो हमसे संभल के रहो। इसलिए टर्की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसलिए श्रीलंका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के पास होते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के पास होते हैं। इसी में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि चलो दो जमीन के टुकड़े हैं, बीच में समंदर निकल रहा है, तो एक छोटी सी समुद्र का रास्ता है, इसे हम कहेंगे स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दो बड़े बड़े समंदर है लेकिन वो कनेक्टेड नहीं, आपस में बीच में जमीन आ जा रही है। यहां तो मान लो आपको शिप्स लेके आना है, आप चले शिप से, यहां से आए 10 शिप से, तो यहां के ट्रैफिक जाम लग जाएगा, लेकिन शिप्स पार तो हो जाएंगे ना, क्योंकि समुद्र का रास्ता है, एक बार में एक करके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों तरफ समंदर है, बीच में पतली सी जमीन की एक पट्टी है, ठीक है, एक लैंड मास बीच में है, इसे कहते हैं इस्थमस। अब अगर कहीं पर ऐसा इस्थमस बना हुआ है तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, भाई यहां से हमारा शिप आ ही नहीं सकता, तो हमें घुमा के इस जमीन के पीछे से लाना पड़ेगा। यहां से अगर शिप आपका चला है, उसको यहां पहुंचना है, तो इतना लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे कि सर ये इस्थमस तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है अगर मुझे शिप लेके जाना है तो। लेकिन अगर मुझे गाड़ियां लेके जानी है, ट्रक्स लेके जाने हैं, तब तो बहुत अच्छा है, यहां से रोड बना देंगे, कनेक्टेड रहेगा। और अगर इस फोटो में देखे जो हम देख रहे थे, अगर यहां से रोड बनाना है तो भाई बड़ी दिक्कत है, बीच में समंदर है, रोड नहीं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन नहीं जा सकता।
पर कहानी यह है ना कि जमीन के मुकाबले समंदर से चीजों को भेजना सस्ता पड़ता है, इसलिए कंट्रीज हमेशा शिपिंग लेन्स का इस्तेमाल करती हैं, एनर्जी कम लगती है और चीप पड़ता है सामानों को भेजना। तो इंपॉर्टेंट जहां भी ट्रेड रूट्स हैं वहां पर ऐसे स्ट्रेट्स पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर हम ग्लोबल मैप में देखें, ये मैप देखिए, इस मैप में आपको दुनिया, इंडिया दिख रही है, अमेरिका दिख रहा है यहां पर। अगर आपको इंडिया से अपना सामान अमेरिका भेजना है तो किन रस्तों के द्वारा आप भेज सकते हैं? या तो आप ये रूट लेके जाएंगे अपने शिप से, या फिर आप, एक रास्ता है यहां से निकलने का। क्या और कोई रूट है इंडिया से अमेरिका जाने का? एक रूट आप कहेंगे ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पीछे से घूम के आए, पूरी दुनिया के पीछे से यहां से ऐसे आए। तो किसी को अगर सामान भेजना है या सामान को एक्सपोर्ट करना है तो क्या रूट लेगा वो? ऑब्वियसली ये वाला रूट लेंगे, छोटा पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैप में देखो ना, तो पहले यहां कोई रास्ता ही नहीं था, यहां पर तो कोई वाटर बॉडी ही नहीं है कि शिप पास कर पाए। तो शिप्स यहां से निकलते कैसे हैं? यहीं पर है स्वेज कनाल, इस जगह पे बनाई गई है स्वेज कनाल, ठीक है। और इसी तरह अगर आप अमेरिका को देखो, अमेरिका का एक राज्य यहां पर है, एक राज्य यहां पर है। अगर इनको अपना सामान यहां से यहां भेजना है तो इनके पास एक ही रूट हुआ करता था पहले, ऐसे घूम के जाने के लिए। तो अमेरिका ने कहा कि भाई हमारा सामान कैसे आगे पीछे होगा, तो उन्होंने कहा कि हमें भी एक कनाल बनानी पड़ेगी। तो यहां से इन्होंने बना दी पनामा कनाल। तो सिंपली इनका ट्रेड रूट इजी हो गया। तो कनाल्स बनाए जाते हैं इसलिए कि ताकि रूट्स क्रिएट किए जा सके। लेकिन मान लो ये स्वेज कनाल है, इसी कनाल से इंडिया अमेरिका भी सामान भेज रहा है, अमेरिका इंडिया भी सामान भेज रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी भेज रहा है, चाइना भी भेज रहा है, जापान भी भेज रहा है। जिसको भी यहां से गुजरना है वो यहीं से गुजरेगा। जो भी कंट्री आएगी उन सबका रूट यही रहेगा। यानी यूरोप भी अगर आपको भेजना है तो इसी रूट से जाना पड़ेगा, वरना बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा। तो पहले यह था केप ऑफ गुड होप, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहां से सारा ट्रेड फूड सब पास होता था, इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चोक था। यहां जिसकी नींव स्ट्रांग होगी उसी का कंट्रोल दुनिया के ट्रेड पे रहेगा। आज ऐसा नहीं है, आज स्वेज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज कनाल के पास इजिप्ट है, इजिप्ट का ही कब्जा इसके ऊपर है। तो जो इजिप्ट की दुश्मन कंट्री रहेगी उसको हमेशा डर लगेगा कि भाई कोई और रूट डेवलप कर तो करें ताकि हमारी जान छूटे। और इसीलिए इजराइल को हमेशा डर लगता है कि इजिप्ट जो असल में एक मुस्लिम कंट्री है उसके पास इसका कंट्रोल है, तो कल को हमें दिक्कत हो सकती है। यहां जब आप यूरोप घुसते हो ना, तो ये जो समुद्री इलाका है ये है मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी के अंदर यूरोप घुसने का मेन रूट है। और यहां पर जो इंपॉर्टेंस, यहां देख रहे हैं रास्ते छोटे छोटे बने हुए हैं, सारे रास्ते कंट्रोल में एक कंट्री के, वो है टर्की। इसलिए टर्की बहुत प्रोमिनेंट कंट्री है और वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। तो इसलिए इजराइल को वहां भी डर लगता है कि भाई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए वो अपना नया रूट बनाने के फिराक में थे कि इस सुएज कनाल में जाने के बजाय अब यहां से चले जाओ। यहां वो बेन गुरियन कनाल बनाने की बात करते हैं, एक और नहर बनाने की जिससे वो मेडिटेरेनियन को कनेक्ट कर पाए बिना सुएज कनाल का इस्तेमाल किए हुए। तो जो भी ऐसी लोकेशन है जहां पर संकरा रास्ता है, जहां ट्रैफिक जाम हो सकता है, उसे कहते हैं चोक पॉइंट। और उस चोक पॉइंट के पास सारी कंट्रीज अपनी नेवी लगाना चाहती है कि कल को किसी ने पंगा किया तो हम यहां पे इसको चोक कर देंगे, इस रास्ते से आप गुजर नहीं पाओगे। एग्जाम्स में रेलेवेंट क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है चोक पॉइंट क्या है। क्वेश्चन अगर आप आईआर के आंसर कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के आंसर कर रहे हैं, सिक्योरिटी के आंसर कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर कर रहे हैं, तो वहां आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेटेजिकली जो भी चोक पॉइंट है, जो भी ट्रेड रूट्स हैं, उसको फ्री रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया कहता है कि हम इंडो पैसिफिक में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं कि इस पूरे रीजन में हम सबको सिक्योरिटी देंगे। कोई गुंडा बैठा हुआ नहीं है जिसके लिए इंडिया सिक्योरिटी देगा। सिक्योरिटी दी जाएगी कि आपका ट्रेड रूट जो है उस पर अगर आपका कोई शिप जा रहा है, किसी कंट्री से आपका झगड़ा है या समुद्री लुटेरे हैं, तो वो उसको लूट नहीं पाएंगे, हम उसको सिक्योर रखेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसी स्ट्रांग नेवी है। ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट्स क्या होते हैं पता लग गया, कनाल क्या होता है पता लग गया, और आपको पता लग गया इस्थमस क्या होता है। एक बार फिर समझाता हूं। जैसे यहां आपको दिख रहा है, कोई शिप अगर चाइना से इंडिया जाना चाहता है तो वो शिप मान लो यहां से चलेगा, यहां से इंडिया आएगा, यहां से यूरोप जाएगा। तो चाइना के लिए जो मेजर रूट है वो यही है, या जापान के लिए देख लें तो यही रूट है। ये जो जगह है इसे कहते हैं स्ट्रेट। ये दो समंदर है लेकिन यहां बीच में जमीन है, दोनों तरफ आइलैंड्स हैं, ये आपका स्ट्रेट है, इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो आप समझिए चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड जो है वो इस रूट से गुजर रहा है। अब इस रूट से गुजरने के लिए उसे चाहिए सिक्योरिटी, कोई शिप पे हमला ना कर दे, कोई दिक्कत ना आ जाए।
तो इसीलिए चाइना हमेशा चाहता है कि मेरा एरिया सिक्योर रहे, तो इसीलिए कहते हैं इट इज मलक्का डायलेमा। चाइना का मलक्का डायलेमा, चाइना को डर लगता है कि भाई कल को स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास इंडिया की नेवी आके खड़ी हो जाए। यहां पास में फिलीपींस है, वो अमेरिका का बहुत करीबी मित्र है, अमेरिका की नेवी वहां भी रहती है, तो उन्हें यह भी डर है कल को अमेरिका यहां खड़ा हो जाए आके, तो हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेड, हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट, हमारे घर में जो तेल आ रहा है, जो पेट्रोलियम आ रहा है, वो कैसे सिक्योर होगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि मलक्का पे हमेशा उनका कंट्रोल है। तो ये जो डिफरेंस है कि जब दो जमीनी हिस्से, कोई भी जमीनी हिस्सा समंदर के आसपास आता है जिससे कि वहां पे निकलना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा छोटा सा इलाका होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। और इस्थमस किसे कहते हैं ये समझाता हूं। देखो यहां एक कंट्री है, ये कौन सी कंट्री है, थाईलैंड, ठीक है। अब मान लो यहां अगर थाईलैंड के पास एक रास्ता होता समुद्र से जोड़ने का, तो सारे शिप्स जो है वो यहीं से सीधे चले जाते, इतना लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ता। लेकिन अभी आप डायरेक्टली थाईलैंड से इस रास्ते पे नहीं जा सकते हो, अभी थाईलैंड को भी अपना शिप यहीं से लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई थाईलैंड की जमीन जो है यहां से यहां तक है। तो अगर ये जो इस्थमस है, ये जो जमीनी टुकड़ा है जो समुद्री दो, ए को समुद्र को और बी को जोड़ रहा है, ये जमीन का टुकड़ा अगर वो काट के हटा दे और वहां एक कनाल बना दे, तो थाईलैंड के लिए इजी रास्ता हो जाएगा, उनको उतना मलक्का का चक्कर ही नहीं काटना पड़ेगा। अभी तो सब मलक्का जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर कंट्री चाहती है कि उसका ट्रेड रूट सिक्योर रहे और उसके आसपास जो चोक पॉइंट है जहां पे ट्रेड को रोका जा सके, चोक किया जा सके, गला दबा दे ट्रेड का, वो सिक्योर रहे। तो इसलिए पूरी कहानी यहां बनती है। तो अगर आपको चीज समझनी है तो आप अपने घर के और अपने ऑफिस के और स्कूल कॉलेज के ट्रैफिक के साथ इसको कंपेयर करके समझ सकते हो कि क्या पूरी कहानी है, ठीक है। अब हमने समझा कि भाई क्यों इतनी मारामारी होती है कनाल्स के आसपास, स्ट्रेट्स के आसपास। यहां एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, यहां पर स्ट्रेट है, यहां पर स्ट्रेट है। अब देखो ना, ये अगर आपको यहां यूरोप में घुसना है, तो इसी ये मेडिटेरेनियन सी में अगर आपको घुसना है व्यापार करने के लिए, तो आपके शिप्स यहां से गुजरेंगे। ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है कि भाई इतने से स्पेस में कैसे इतने शिप्स जाएंगे, और जिसकी नेवी ये कंट्रोल करेगी वो पावरफुल होगा। रशिया के पास इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, ये देख रहे हैं पूरा का पूरा रशिया है, लेकिन दिक्कत ये कि रशिया का वो इलाका आर्कटिक में पड़ता है, सर्दियों में जम जाता है, तो शिप्स नहीं जा सकते। तो इसलिए उन्हें यहां की बहुत जरूरत है, इधर की, कि भाई हमें यहां एक्सेस मिल जाए समुद्र का किसी तरह। अब यहां भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेट आपका स्ट्रेट है। तो इस तरह कई सारे स्ट्रेट्स हैं जिनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप देखो चोक पॉइंट्स, दुनिया के इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स ये है जहां से बहुत सारा पेट्रोलियम जाता है। तो अगर कोई भी समुद्री लुटेरा आके बैठ जाए, कुछ ऑयल टैंकर्स चुरा ले या किसी देश के ऑयल टैंकर्स को पास ना होने दे, तो उसको बिलियन ऑफ डॉलर का लॉस हो जाता है। दुनिया के इंपॉर्टेंट जो चोक पॉइंट्स हैं जहां से ऑयल पास होता है, जरा उसको देखिए। यहां है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बहुत रेलेवेंट है ये। सारा ऑयल यहीं से निकलता है। मान लो दुनिया का ऑयल कहां है, मेनली दुनिया का मोस्ट जो ऑयल है प्रोडक्शन किन देशों में होता है, तो वो होता है इन कंट्रीज में, जो अरेबिक कंट्रीज है यहां पर, या फिर कुछ अफ्रीका में भी होता है। अब तो खैर अमेरिका भी प्रोड्यूस करता है और रशिया प्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने बताया था, रशिया के पास रूट नहीं है, तो उनके शिप भी यहीं से आएंगे मेडिटेरेनियन से घूमते हुए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है मलक्का। मलक्का के स्ट्रेट पे जिसका कब्जा या जिसका इन्फ्लुएंस, वो बहुत चीजें कंट्रोल कर सकता है, उसका दबदबा बना रहेगा। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऐसी जगह है, पर्शियन गल्फ में है, मैक्सिमम ऑयल प्रोडक्शन यहीं से होता है। और ये है बाबल मंदेब। अगर आपने स्वेज कनाल के पास अपनी नेवी खड़ी भी कर ली, स्वेज कनाल तक जाने का जो रास्ता है वो बाबल मंदेब से होकर गुजरता है। यानी यहां से एंटर करोगे आप तभी तो भाई ऊपर जाओगे। ये जो रीजन है ये है बाबल मंदेब, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आपका स्वेज कनाल। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से ऑयल पास होता है, और ऑयल इज मनी। तो ये आप समझ गए। अब इसमें आपको गौर से देखिए, यहां आपको दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास वाला, बाबल मंदेब कहां पर है, गौर से देखिए। बाबल मंदेब अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में है। यहां जो आपको सींग सी दिख रही है ना, सींग निकला हुआ अफ्रीका का, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका की सींग। और इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मेजरली जो है वो सी पायरेसी होती है, यानी यहां पर समुद्र के लुटेरे होते हैं, क्योंकि सामने है सोमालिया, सोमालीलैंड, इरिशिया, ठीक है, और जिबूटी। ये इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर कई ऐसा इंस्टेबिलिटी बहुत रहती है, यहां पर कोई ऐसा पावरफुल स्टेट नहीं है।
तो काफी लुटेरे यहाँ होते हैं, अक्सर शिप्स को कैप्चर करके ले जाते हैं और कहते हैं हमें इतना रैंसम दो, इतना फिरौती दो, तब आपके लोगों को छोड़ेंगे। इसलिए यहां पर सिक्योर करने की हॉल लगी रहती है, किसकी नेवी यहां रहेगी। अब आप देख रहे हो बाबल मंदेब, आप देख रहे हो हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहां पनामा, ये हम पहले ही समझे पनामा बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के ट्रेड के लिए, नहीं तो अब अमेरिका जाने के लिए बहुत लंबा रूट लेना पड़ेगा। अब यहां एक और है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि यूरोप को जोड़ता है ये, और इसका कंट्रोल रहता है टर्की के पास अक्सर। टर्की, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया और ये चाइना, ये इनका इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो यहां पर अपना कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं और कुछ हद तक रखे हुए हैं। कोई भी कंट्री जैसे इंडिया है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, अगर कल को ऑयल को रोक दे इंडिया का, 2 दिन ऑयल नहीं आया, एक हफ्ते भारत में तेल इंपोर्ट नहीं हो पाया अगर, तो ऑयल की प्राइस इतने बढ़ जाएंगे कि इंडिया में कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इसे सिक्योर करना बहुत जरूरी होता है। आई होप आप समझ गए। अब आते हैं अगले एरिया की तरफ कि सिर्फ तेल तो नहीं होता, कई चीजें मूव करती हैं तेल के अलावा, जैसे फूड। तो ग्लोबली दुनिया जो आप देख रहे हो, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान के पास वाला, ये है बाब अल मंदेब, ये है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात करो, वर्ल्ड वॉर 1 की बात करो, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को बहुत महत्वपूर्ण कहते थे, रॉक ऑफ जिब्राल्टर कहते थे, इतना स्ट्रांग है क्योंकि ये जिब्राल्टर में जो कंट्रोल करेगा वही कंट्रोल करेगा कि कौन सा शिप यूरोप में आएगा, मेडिटेरेनियन सी के अंदर एंटर करेगा। अगर मेडिटेरेनियन सी का एंट्रेंस आपने ब्लॉक कर दिया, कोई भी शिप यूरोप में नहीं जा पाएगा। इस देश के लोगों को भूखा मार सकते हो आप। भारत में तो भाई खाना खुद का उत्पादन है, हर देश में सुविधा उपलब्ध नहीं है कि खुद का फूड के वो इतना ज्यादा है कि वो उसके ऊपर निर्भर हो पाए। ऐसे देशों की तो मौत आ जाएगी वहां पर, भाई खाना कहां से आएगा। तो फूड सप्लाई सिक्योर करने के लिए पहले तो फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, आज भी है। रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद फूड सप्लाई का रूट भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जो समुद्री रास्ते हैं उनको बचाने के लिए जरूर होते हैं, उन्हें कहते हैं फूड रूट्स, और ये भी इन चोक पॉइंट्स पर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कि उनके ऊपर किनका कंट्रोल है। तो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पनामा कनाल, स्वेज कनाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, और यहां पर है एक और स्ट्रेट ऑफ दर्दनेलिस। जब हम यूरोप को डिटेल में करेंगे ना, मेडिटेरियन को, तो सारे चोक पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे उस रीजन वाले। फिर यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, लेकिन असल में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स भी होते हैं, लेकिन अभी हम मेजर स्टेट्स देख रहे हैं जो दुनिया का ऑयल और बाकी प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या सिर्फ अपनी सीमाएं सिक्योर करनी जरूरी है, तो नहीं, भारत को ट्रेड भी करना है, भारत को अपने इंपोर्ट्स भी सिक्योर करने हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी ऐसे रूट्स हैं वहां पर इंडिया कंट्रोल करके रखे। तो ये रहा जो मैंने बोला टर्किश स्ट्रेट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ऑयल के मूवमेंट में, यूरोप के इन, यूरोप के आउट जाने वाला। बाबल मंदेब, स्वेज कनाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, केप ऑफ गुड होप, पनामा, और ऊपर है डेनिश स्ट्रेट। यानी अगर आपको इधर से रशिया घुसना है या फिर यहां से आपको स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह में जाना है, स्विट्जरलैंड जाना, तो ये वाला रूट लोगे। तो ये भी रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका जो इंग्लैंड है, यूके है, ये तो यहाँ इंग्लैंड के आगे इंग्लिश चैनल है, वहां से भी यूरोप में एंट्री होती है ऑयल और चीजों की। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि भाई चोक पॉइंट क्या होता है, जिसके तहत किसी भी एरिया, वो एरिया समुद्र का या फिर जमीन का जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड ट्रेड पास होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं बाबल मंदेब कहां पर है, बाबल मंदेब कहां है? सऊदी अरब के पास, अफ्रीका के पास, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग के पास है। हॉर्मुज कहां पर है? ईरान में हॉर्मुज है। मलक्का कहां है? यहां पर है। पनामा और सुएज तो आपको पता लग ही गया, और ऊपर है आपका यहां पर बोस्फोरस और दर्दनेलिस। ठीक है, ये पूरी कहानी है इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स की जो ऑयल को चोक कर सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं, और भी कई चीजें होती है। मान लो ऑस्ट्रेलिया है, इनके लिए बहुत सारे चोक पॉइंट्स हैं। यहां पर एक लॉकबुक स्ट्रेट है, यहां पर एक सुंडा स्ट्रेट है। लेकिन लॉकबुक स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे छोटे स्ट्रेट हैं, ज्यादा देश इनके ऊपर निर्भर नहीं है। तो इसलिए यहां अगर कोई बोले ना सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट कौन सा है, तो वो मलक्का है, जिससे आप बच के निकल ही नहीं सकते, वहां से शिप्स पास होंगे ही होंगे। जैसे स्वेज कनाल से शिप पास नहीं हुए तो भाई केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के नीचे से जाना पड़ेगा। उसी प्रकार मलक्का यहां इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। ठीक, अब एक चोक पॉइंट समझते हैं जो हम ईरान के पास देख रहे थे, वहां कौन सी कंट्रीज उनके आसपास लोकेटेड है। यह है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो मैंने बताया था दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट चोक पॉइंट में से एक है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कौन सी कंट्रीज लोकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी एक छोटी सी सींग निकली हुई है। ये जो सींग है ना, इस सींग के ऊपर एक कंट्री है ओमान, इसका नाम आप सुनते होंगे।
ओमान के दो इलाके हैं, एक तो ये सींग वाला इलाका और इधर वाला, यहां है यूएई। अगर आप दुबई की बात सोचो, दुबई हमें अक्सर याद रहता है, बुर्ज खलीफा फिल्मों में आता है, तो दुबई कहां है? दुबई यूएई में है। यूएई भी बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास लोकेटेड है। ये रहा यूएई। यूएई के ठीक ऊपर है ओमान। याद रखिए, यहां ऊपर वाला इलाका ओमान का है और यहां भी ये वाला ओमान का इलाका है। ये ओमान है, ओमान के ठीक ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और इस तरफ तो इकलौता राज एक छत्र किसका है? तो ईरान का है। ईरान, ओमान, यूएई, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस स्ट्रेट से गुजरना बहुत टेक्निकली थोड़ा डेंजरस है कि अगर ईरान आपसे गुस्सा है तो आपका काम हो गया, कुछ गुजरने नहीं देगा वो। तो इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबसे बिजी इसलिए कहा जाता है कि यहां पर यूएई का ट्रेड रूट, ईरान का ऑयल रूट, ओमान का नेचुरल गैस रूट यहीं से है। इनका ऑयल एक्सपोर्ट, यूएई का बिजनेस का रूट, और ओमान अगर अपना नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है तो यहीं से करता है। और इन देशों में बहुत भारतीय रहते हैं जो काम करने जाते हैं। उनकी सिक्योरिटी, हमारे मर्चेंट नेवी के शिप्स यहाँ बहुत सारे जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी, इन सब के लिए हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास खड़े रहना बहुत जरूरी है। और यही पूरी कहानी है कि भाई स्ट्रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मलक्का पे चाइना कल को कब्जा कर ले, इंडिया के शिप्स को जाने ना दे, तो इंडिया क्या कर सकता है? कुछ नहीं। इसीलिए इंडिया अपनी नेवी स्ट्रांग करता है, इसीलिए अमेरिका अपनी प्रेजेंस वहां बनाता है ताकि एरियाज पे उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे। अब सुएज कनाल, ये 1860 के आसपास बनाई गई, पहले नहीं थी। तो पहले अगर आपको व्यापार करना है तो ये रूट लिया जाता था, बड़ा सा। बड़ी दिक्कत होती थी अंग्रेजों को, यूरोपियंस को। तो भाई क्यों आना ही क्यों है? जमीन के रास्ते से आ जाते हैं। दिक्कत ये होती थी ना, पहले जब ईरान के समय में, हड़प्पन टाइम्स में, उससे पहले भी ट्रेड होता था, अलेक्जेंडर के टाइम में, मौर्यन टाइम्स में, ये लैंड रूट था, यहां से आप इंडिया एंटर करते थे। लेकिन हुआ क्या, फिर अरबिक लोगों का कब्जा इस इलाके पे हो गया तो ये रास्ता लगभग ब्लॉक हो गया था, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता ढूंढ के निकाला था एक व्यक्ति ने, जिसको हम सब जानते हैं, वास्को ड गामा। ये पुर्तगाल से चले थे और ये रूट इन्होंने निकाला कि भाई यहां से भी एक रास्ता है जो इंडिया जाता है, शॉर्टकट। ये बिना बिना इस रूट पे गए हुए, बिना जमीन का रास्ता पकड़े हुए, ये समुद्री रूट है जो आपको इंडिया लेके जाएगा। इसीलिए कहते हैं वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया। असल में इंडिया को डिस्कवर नहीं किया था, इंडिया का रूट डिस्कवर किया था। पहले तो जमीन का रास्ता था ही ना, जमीन और समुद्र क्रॉस करके आप यहाँ आ जाते थे। लेकिन यहाँ अरबिक ट्रेडर्स थे, इनका कब्जा था। ये कहते थे कि पहले टैक्स भरो फिर जाओ। तो इसलिए एक नया रूट ढूंढा गया वास्को डिगामा के द्वारा, तो वो बना आपका केप ऑफ गुड होप वाला रूट, उन्होंने डिस्कवर किया था। मतलब पहले भी था, लेकिन यूरोपियंस को याद दिलाया अच्छा ये वाला रास्ता भी है। उसी प्रकार से जब पूरे एशिया पे लगभग यूरोपियंस का शासन था, इनको लगा भाई इतना लंबा रूट बनाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत है। 1860 में उन्होंने कहा एक नया रूट बनाते हैं, यहां पे एक नहर खोदी और बन गया हमारा सुएज कनाल। इससे आधा से भी ज्यादा डिस्टेंस कम हो गया यूरोप को एशिया से कनेक्ट करने का। उसके बाद यही रूट सब फॉलो करते हैं। अब इस रूट पे के आसपास इजिप्ट का कब्जा है, और जो अरबिक कंट्रीज है जो यहां पर है, ये सऊदी अरेबिया है, ये आपका ईरान है, यूएई है, इधर इजिप्ट है जहां से गुजरता है सुएज कनाल। उन कंट्रीज के लिए बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गई है जगह, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण। तो पूरा जो खेल है वो इसी के ऊपर है कि यहां पर कौन चीजों को कंट्रोल करेगा। फाइनली पैनामा कनाल, ये अमेरिका ने जबरन बना ली थी पैनामा के ऊपर। पैनामा एक देश है, पहले उन्होंने कहा हमें नहीं बनाना कोई कनाल वनाल। अमेरिका ने कहा भाई कैसे नहीं बनाना कनाल, हमारे एक देश को दूसरे देश से जाने, सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने में उनको लगता पहले 21,000 किलोमीटर का टाइम, अगर ट्रेड करेंगे वो शिप से। देखो नॉर्मली है ना, रोड से आप कितनी बड़ी ट्रक लेके चले जाओगे, एक लिमिट होती है। शिप्स तो बहुत विशालकाय होते हैं ना, वो तो चले जाते हैं लेके। रोड से आप जाओगे पूरा ट्रैफिक डिसरप्ट रहेगा। तो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने में भाई आपको हफ्तों लग जाएंगे, 20,000 किलोमीटर घूम के जाएगा अमेरिका, इतनी बड़ी सुपर पावर। उन्होंने कहा, पनामा की सरकार जो उनका विरोध कर रही थी उसको हराया, किसी और का कंट्रोल में आया पनामा, फिर पैसे दिए, फिर यहाँ नहर बनाई गई और फिर बनके तैयार हो गया पनामा कनाल। जिसके बाद जो 20 से 21,000 किलोमीटर का डिस्टेंस केवल 8,500, उससे भी कम में 8300 किलोमीटर का बन गया न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को का रूट। तो इसीलिए ये चोक पॉइंट आज पूरी तरह कंट्रोल में अमेरिका के हैं। सुएज कनाल के पास अमेरिका का भी वो है पोर्ट, यहां पर भी अमेरिका उपस्थित है। यहां फिलीपींस, जापान तो है ही, जो अमेरिका के बहुत करीबी दोस्त हैं, वहां पर अपने नेवल शिप खड़े रखते हैं कि चाइना को जगह दिखाने के लिए कि भाई चाइना जरा उत्पात ना मचाए, हम यहां भी प्रेजेंट है। पूरा यूरोप
वहां पर नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिकी मित्र देश है जो वहां एग्जिस्ट करते हैं, ताकि वहां पर अमेरिका के खिलाफ बोलोगे तो वो दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग जो चोक पॉइंट्स है, वहां पर आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए रहना बहुत जरूरी है किसी भी स्टेट का। तो हम समझ रहे हैं, ये पूरा वर्ल्ड में हमने देखा और हम समझे ये सारी चीजें। अब एक बार ना दोबारा से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स को। ये देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं जहां जहां पे बहुत दिक्कतें पहले आई थी। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, 2015 में यहां पर ईरान ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। यहां स्ट्रेट ऑफ मालदीव, यहां कुछ यमन है आसपास, ये वाला इलाका यमन का है यहाँ। तो यमन से कुछ रॉकेट फायर हुए थे जहां, जिसकी वजह से यहां ट्रैफिक जाम पड़ गया था। सुएज कनाल में हाल में एक ट्रैफिक जाम हुआ था। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास ये पर है, ऊपर जो स्ट्रेट है वहां पर कुछ रिफ्यूजियों ने अपना शिप घुसाने की कोशिश की, वहां प्रॉब्लम हो गई थी। तो जितने स्ट्रेट्स हैं यहां पर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो पूरी दुनिया का ट्रेड डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बोस्फोरस स्ट्रेट, इन सभी इलाकों पर अक्सर सबकी नजर रहती है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको पूछा जाए इंपॉर्टेंट स्ट्रेट कौन कौन से हैं, तो हॉर्मुज, दुबई से हॉर्मुज, सींग से बाबल मंडेब, ऊपर बोस्फोरस है, यहां सुएज कनाल है, इधर आपका पनामा का कोस्ट है, और यहाँ यूएस गल्फ का एक है पोस्ट, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यूएस के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी पे आते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। बोस्फोरस स्ट्रेट कहां है, यहां पर ऊपर ब्लैक सी का स्ट्रेट है जहां ब्लैक सी में एंट्री होती है। ये सारे जो स्ट्रेट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए। अब ये रूट देखो, ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, जो भारत से आप शिप से पहले जाओगे यूएई, और वहां से आप सऊदी अरब होते हुए, इजराइल होते हुए सीधा ग्रीस पहुंच जाओगे। इस रूट में देखो कहीं सुएज कनाल आया? नहीं आया। ये सुएज कनाल के बिना ही आपके आने की कोशिश थी, इसलिए कहते थे इसको नया अल्टरनेटिव ट्रेड रूट बनाने की कोशिश, ताकि सुएज कनाल पर डिपेंडेंस ना बढ़े भारत की, ना ही यूरोप की, ना ही मिडिल ईस्ट की। लेकिन अब इजराइल का युद्ध हो गया है गाजा में, तो ये रास्ता शायद बनने में दिक्कत आने वाली है। फिर आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, ये वो इलाका है, ये रहा यूएई, ऊपर ओमान, यहां पर ईरान है, इधर कतर, यहां बहरीन, ये आपका सऊदी अरेबिया, ऊपर कुवैत है, और इधर इराक है। अब इसको कैसे याद करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर पर्शियन गल्फ जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं पर्शियन गल्फ। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दो जगहों को जोड़ता है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, ठीक है। तो पहले पर्शियन गल्फ गल्फ ऑफ ओमान से जुड़ रही है, तो जगह कौन कौन सी है? पहले आओ ऊपर, ऊपर क्या है? पर्शियन गल्फ। पर्शिया ईरान का पुराना नाम था, तो ईरान है, और ईरान का पड़ोसी मुल्क है इराक। ये ईरान है, ये इराक है, और इराक की बाउंड्री जहां पर्शियन गल्फ में लगती है ना, वहां एक छोटा सा टाइनी आइलैंड कंट्री, भी आइलैंड कंट्री नहीं, एक बिल्कुल बॉर्डरिंग स्टेट है इससे, वो है कुवैत। ये देखो इराक का बॉर्डर यहां आके लगता है, छोटा सा रास्ता खुला हुआ है इनके लिए पर्शियन गल्फ का। बाकी कुवैत सामने है, बिल्कुल इराक के जस्ट सामने यहाँ कुवैत है, जिसका एक बड़ा इलाका है यहाँ। कुवैत की करेंसी जो होती है बहुत वैल्यूएबल है, बहुत से लोग इंडिया कुवैत काम करने भी जाते हैं। ईरान, इराक, कुवैत, फिर आपका ये दिख रहा है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के जस्ट इधर एक छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड कंट्री नहीं, छोटी सी कंट्री है, आइलैंड कंट्री नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जुड़ा हुआ है किससे? सऊदी अरब से। आइलैंड क्या होता है? चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, तो ये आइलैंड तो नहीं है। ये रहा बहरीन, और बहरीन के बाद एक जमीन का टुकड़ा ऊपर से कहीं लगता है किसी ने आगे रख दिया है सऊदी अरब के ऊपर, तो वो जो रखा हुआ जमीन का टुकड़ा है उसे कहते हैं कतर, जहां फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुआ था। ये रहा कतर। कतर के साथ झगड़ा हुआ एक बार सऊदी अरब का, सऊदी अरब ने कहा भाई ज्यादा मत बोलो, हम आपको पूरा का पूरा यहां से कनाल बनाएंगे और आपका समुद्र में अलग कर देंगे, हमारी जमीन से बाहर हो जाओगे आप, बहा देंगे समुद्र में। ये धमकी दे दी थी कतर को। यहां है कतर, उसके बाद यूएई, ऊपर है ओमान। तो पर्शियन गल्फ के आसपास जो कंट्रीज है वो कौन कौन सी है? ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई, ठीक है। अब फिर इधर आ जाओ, इधर है गल्फ ऑफ ओमान। यहां पे कौन सी कंट्री है? सॉरी, यहां पे जो कंट्रीज हैं वो आपकी हैं ओमान और ऊपर ईरान। यहां तो कोई और कंट्री भी नहीं है, ठीक है। ये यूएई को कह सकते हो, यूएई भी यहां पर है। तीन कंट्रीज हैं गल्फ ऑफ ओमान में, और बाकी आपकी कंट्रीज है कहां? गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ के आसपास, ठीक है। गल्फ का मतलब क्या होता है? दो, अगर मान लो एक जमीन का इलाका है जिसके अंदर घुसने के लिए आपको एक गल्फ यानी गुफा में घुसना पड़ जाए, एक ऐसा इलाका जो डीप इनलेट बनाता है और तीन तरफ से जमीन से घिरा रहता है, उसे कहते हैं गल्फ। यह है गल्फ, क्योंकि देखिए ये तीन तरफ से जमीन द्वारा घिरा हुआ है, और
इसमें जाने के लिए आपको एक पतले से रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तो जो पतला सा रास्ता है वो है स्ट्रेट, और जहां आपकी एंट्री हो रही है वो है गल्फ। तो आज हमें पता लगा कि पर्शियन गल्फ के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, गल्फ ऑफ ओमान के आसपास कौन सी कंट्री है, और कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट इन्हें कनेक्ट करता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, ये आपको ये मैप से भी क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी कंट्रीज हैं। आई होप आपको याद रहेगा, कुवैत, बहरीन, ओमान याद रहेगा। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये किनको कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है आपके इंडियन ओशन से और पैसिफिक ओशन से। ऊपर साउथ चाइना सी है, यहां से आप आओगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का पार करते हुए, तब आप इधर जो आओगे तो आप एंटर करोगे इंडियन ओशन में, या फिर अंडमान सी भी ऊपर है, वहां पर आप उससे कनेक्ट करते हो। ये इंपॉर्टेंट लोकेशन, इसका ध्यान आपको रखना है कि कौन से एरियाज को कौन सा गल्फ, कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का तो आप समझ गए। अब एक चीज और डिस्कस करते हैं जरा, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट कौन कौन से हैं। नॉर्दर्न सी, डेनिश, गल्फ ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब, सुएज कनाल, इन सारे स्ट्रेट्स को आप समझ चुके हो कि साउथ चाइना सी में एंट्री करनी है तो जो स्ट्रेट होगा, जो पतला संकर रास्ता होगा, वो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं वर्ल्ड के, आपको इस मैप में दिख रहे हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रेट्स ही इंपॉर्टेंट है तो इस्थमस क्यों नहीं बना दिए जाते? मतलब क्यों ना कोई देश अगर स्ट्रेट है कहीं पर तो वहां जमीन लगाकर वहां पर रास्ता बना दे, रोड बना दे, ऐसी कोई कोशिश कर सकता है? तो ऐसी सी कोशिशें भी पहले हुई हैं, लेकिन वो इतना खर्चीला होता है कि वो उसको ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता। आज के हमने इस वीडियो में समझा स्ट्रेट्स क्या होते हैं, इस्थमस क्या होता है, और गल्फ क्या होता है, और इंपॉर्टेंट जो इस रीजन में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, हॉर्मुज, मलक्का और बाबल मंदेब, इनके बारे में जाना। लेकिन स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब किन इलाकों को जोड़ता है, मुझे पहले ये तो बताइए आप। बाबल मंदेब का जो स्ट्रेट है वो किन को जोड़ता है? जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये तो चलो आपको अंडमान सी को या साउथ चाइना सी को जोड़ता है। आप मुझे बताइए कौन सा रीजन जोड़ता है बाबल मंदेब? यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये रहा बाबल मंदेब। ये किन इलाकों को जोड़ेगा? कौन से गल्फ है? गल्फ ऑफ एडन को किससे जोड़ेगा? ये मेरा सवाल है आपसे कि गल्फ ऑफ एडन कहां सिचुएटेड है, बाबल मंदेब का जो चोक पॉइंट है वो किन दो गल्फ को जोड़ता है? ये आपसे मेरा सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगले वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस और भी समझेंगे मैप्स के बारे में। आज के वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस।